नमस्कार, बहुत स्वागत। वीकेंड स्पेशल अलार्म देख रहे हैं आप। आज बात उन मौत की इमारतों की जो हादसे को न्योता दे रही हैं। जनता की आवाज हम पहुंचाएंगे जिम्मेदारों तक, क्योंकि अब ना कोई जिम्मेदारी से भागेगा, ना जवाबदेही से मुंह चुराएगा। अब नहीं चलेगी हीला हवाली, अब नहीं होगी टाल मटोल, अब नहीं चलेंगी बातें गोल गोल। जनता के सीधे सवालों का जिम्मेदारों से मांगेंगे सीधा जवाब। तो मध्य प्रदेश में रीवा और सागर में जिस तरह से हादसे हुए, हादसे के बाद प्रशासन की नींद खुली। रीवा और सागर में जर्जर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इसके बाद प्रशासन ने जर्जर इमारतों पर कार्रवाई शुरू की, लेकिन सिर्फ 2-4 बिल्डिंग पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। प्रदेश भर में हजारों इमारत हैं जो जर्जर हैं और हादसों को न्योता दे रही हैं, लेकिन ऐसी इमारतों पर कार्रवाई नहीं हो रही और जिम्मेदार सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। बिल्डिंग बेहाल, खतरा हर पल। रीवा टू सागर मची चीख पुकार। हम सामने सभी कमिश्नर को निर्देश देंगे, जितने भी जीर्ण शीर्ण मकान हैं उनको तत्काल उनके कार्रवाई करें, वहाँ पर किसी की जान माल का खतरा नहीं हो, इसकी चिंता करें। खतरे में जिंदगानी, ये कैसी मनमानी। फिलहाल एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त हम एशियस ITS कॉलेज के ठीक सामने मौजूद हैं और ये दो मल्टी जो आप देख रहे हैं, एक G+7 है और दूसरा G+6 है। इन दोनों बिल्डिंगों को नगर निगम ने अपनी सूची में खतरनाक माना है। 115 जर्जर भवनों की सूची तैयार की नगर निगम ने। हालांकि कलेक्टर ने कहा है कि 96 जो जर्जर भवन है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जर्जर भवन, कब होगा एक्शन। रीवा और सागर में हुए हादसों के बाद प्रशासन की आंख खुली। उसके बाद जर्जर इमारतों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। इंदौर से लेकर जबलपुर, शाजापुर समेत अन्य इलाकों में जर्जर भवनों की लिस्ट बनाई गई। उसके बाद एक्शन देखने को मिला, लेकिन जर्जर भवनों की संख्या शहर शहर है। ऐसे में कितनी जर्जर इमारतों पर कार्रवाई हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। जानमाल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं पर ऐसी समस्या आएगी कि वहाँ पर लोग जानबूझकर खाली नहीं कर रहे हैं, तो पहले हम लोग वहाँ की बिजली और पानी कटवाने का भी काम करेंगे, क्योंकि ऐसे जर्जर भवन जैसी सागर में घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति इंदौर में ना हो, ये हम लोग 100% सुनिश्चित करें। इंदौर नगर निगम ने 31 मई को जर्जर भवनों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक इंदौर में 115 जर्जर बिल्डिंग लिस्ट में शामिल है। 96 भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में है। नगर निगम ने जारी किया था नोटिस, मकान खाली करने के लिए दिया था नोटिस, बिजली पानी कनेक्शन काटने की अब प्लानिंग। कुछ ऐसा ही हाल जबलपुर में है। यहाँ भी बड़ी संख्या में जर्जर इमारतें हैं। नगर निगम की ओर से ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है। जर्जर भवन को लेकर 70 से अधिक नोटिस हम लोग आज से 1 माह पूर्व दे चुके हैं लोगों को, और उसमें से हम लोगों ने उन्हें गिराना भी शुरू कर दिया। लगभग 20 के ऊपर ऐसे मकान हैं जिसमें कोई रहता नहीं था, वो मकान तोड़े जा चुके हैं। जिनमें लोग रहते हैं और वो अत्यंत जर्जर हैं, उसमें रहने की स्थिति नहीं है, तो उनसे भी आग्रह करके उनको विस्थापित करके और वो मकान तोड़े जा रहे हैं। बात अगर राजधानी भोपाल की करें तो यहाँ निजी के साथ साथ भोपाल विकास प्राधिकरण की कई इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं। राजधानी भोपाल में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर परिवार रह रहे हैं और जिनकी हालत काफ़ी जर्जर है। एक बारिश में भी वो जमींदोज हो सकते हैं, जिससे कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। प्रशासन ने ये भी दावा किया था कि अगर मकान ज़्यादा बुरी कंडीशन में है और परिवार रह रहे हैं तो उनको नोटिस देकर खाली कराया जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो परिवारों के पास नोटिस पहुंचा है और ना ही उन परिवारों ने इन मकानों को खाली किया है। इतनी जर्जर इमारत होने के बावजूद नगर निगम ने ना तो उनको नोटिस दिया है और ना ही उनको तोड़ने की कोई कार्रवाई की जा रही है। पहले फेज में हम ऐसी इमारतों को चिन्हित कर रहे हैं जो अधिक जर्जर है। स्कूल फॉर एग्जांपल स्कूल है और बच्चे रिस्की जोन में बैठे हैं, ऐसे पर पहली प्राथमिकता के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर पब्लिक रह रही है
और जर्जर है, घटना दुर्घटना हो सकती है, ऐसे पर प्राथमिकता के आधार पर हम काम करेंगे। निगम प्रशासन ने लगभग 3000 के आसपास नोटिस दिए हैं जर्जर भवनों के संबंध में। सिर्फ बात भोपाल, इंदौर, जबलपुर की नहीं है। प्रदेश के हर शहर और गांव में जर्जर इमारत हैं जो हादसों को न्योता दे रही हैं। हर बार कार्रवाई की बात कही जाती है और ये सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये तमाम स्थितियां हैं जो इस वक्त आपने देखी। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा किस तरीके से जर्जर भवनों की स्थिति है और क्या कुछ हो रहा है। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन के पास आपको लिए चलेंगे, और भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और उनके जरिए फिर हम जानेंगे कि दरअसल ये जो बात कही जा रही है, मिथिलेश भी आपको नजर आ रहा है इंदौर से, ये जो बातें कही जा रही हैं वो वाकई जमीन पर नजर आती हैं या नहीं। पहले मिथिलेश मैं आपके पास आना चाहूंगा। जर्जर भवनों की लिस्ट, संख्या और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, क्या उसी रफ्तार में कार्रवाई हो रही है और पूरी तरह से हो रही है? मिथिलेश, देखिए, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई की रफ्तार पिछले 2-3 दिनों से नजर आने लगी है। 2-3 जो इमारत हैं रोजाना उन्हें तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन ये कार्रवाई शायद पहले होनी चाहिए थी, लेकिन पहले तो लिस्ट दे दी गई थी। लेकिन जब पहले लिस्ट दी गई थी वो 115 भवन की सूची दी गई थी, लेकिन उसमें कई ऐसे मकान हैं जिन्हें नोटिस मिलने के बाद उन्होंने उसे सही करा लिया, जो जर्जर हिस्सा हो रहे थे उसका मेंटेनेंस करा लिया, उसे रिपेयर करा लिया। लेकिन अभी 2 दिन पहले कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि 96 ऐसे मकान हैं जो पूरी तरीके से जर्जर हालात में, उन्हें बहुत जल्द तोड़ा जाएगा। लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये बिल्कुल इंदौर का जो रेलवे स्टेशन है उसके पास बना हुआ है। ठीक सामने एसजीएस आईटीएस कॉलेज है और ये जो आप तस्वीर दिख रहे हैं इस वक्त, हालांकि मैं बिल्डिंग के सामने था, लेकिन इंदौर में इस वक्त तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। सोसाइटी के लोग भी हमारे साथ थे, लेकिन पानी गिरते हुए अंदर चले गए। लेकिन इन तस्वीर को देखिए, इन इमारतों को देखिए कि अगला जो इमारत है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। और इस दूसरी तरफ की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी संजय से कहूंगा थोड़ा नजदीक से ये तस्वीर दिखाएं। ये देखिए, इस बिल्डिंग के बाहर की तरफ से आप हिस्सा देखेंगे तो अधिकांश हिस्सा टूट चुके हैं। लगभग 56 फ्लैट इस अपार्टमेंट में, जहां इस वक्त मैं खड़े होकर जानकारी दे रहा हूं, इस अपार्टमेंट में 35 फ्लैट हैं। अब लोग यहां से, कुछ लोग हैं जो छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन करीब 15 ऐसे परिवार हैं जो इसी सोसाइटी में रहते हैं। कल जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिंदगी भर की कमाई से उन्होंने यहाँ पर ये मकान खरीदा था, उनके पास पैसे नहीं है कि वो दूसरे मकान खरीद सके। हालांकि कुछ लोगों से हमारी बातचीत चल रही है जो इसे तोड़कर नया बनाएंगे और कुछ हिस्सा उनका हो जाएगा। सरकार ने जर्जर जो भवन है उसके लिए नोटिस दे दिया, लेकिन इसके लिए कुछ अल्टरनेट रास्ता भी सरकार को बताना चाहिए। तो ये तस्वीर है, देखिए, जहां इस वक्त मैं खड़ा भी हूँ, ये पूरा बाहर का जो इमारत का हिस्सा है इसे देख सकते हैं आप। एक पोल की वजह से, ये पोल है, एक पोल का सपोर्ट देकर रोका गया है, वरना ये टूट के कभी भी नीचे गिर सकता है और हादसा कभी बड़ा हो सकता है। ये बच्चे नजर आएंगे, परिवार की महिलाएं हैं जो यहाँ पर रहती हैं, बिल्कुल, और कभी भी ये हादसा खतरे के बावजूद यहाँ पर मिथिलेश आएंगे आपके पास। पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन के साथ कुछ लोग भी हैं। पवन, जो कार्रवाई चल रही है किस रफ्तार से चल रही है, और क्या सभी जो जर्जर भवन जो पहले चिन्हांकित थे, जिन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया था, वो गिरा दिए गए? क्या स्थितियां? पवन जी ललित, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जबलपुर में 65 से 70 मकान इस बार चिन्हित किए गए थे जो इस मौसम में जर्जर स्थिति में थे। कुछ अति जर्जर थे जिन्हें गिराने की कार्रवाई की गई और शुरुआत लगभग 15 दिन पहले कर दी गई थी और 1 महीने पहले सभी को नोटिस दिया गया था। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं, क्या परेशानी होती है जर्जर भवनों को लेकर के, क्या आम जनता की क्या राय है, क्या लगता है? जबलपुर शहर में ऐसे कई ब्रिटिश कालीन पुराने जर्जर मुगल साम्राज्य समय के मकान हैं आज भी जो जर्जर स्थिति में है। नगर निगम में उधर के कर्मचारी जाते हैं, फाइल दौड़ती है, बाकायदा नगर निगम के लोग बिल्कुल जाके तोड़ते भी हैं, मगर वहाँ पे कुछ ऐसे माहौल बन जाते हैं, कभी कभी विवादित स्थिति बन जाती है जिससे नगर निगम के लोगों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, अधिकारी का प्रेशर रहता है और नेता नगरी का भी प्रेशर रहता है कि कहीं कहीं काम बनता है तो कहीं कहीं काम बिगाड़ने के लिए नेता भी
फोन चले जाते हैं उनके, तो काम बिगड़ जाता है। रुकावट डाली जाती है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जर्जर मकान लगातार है, संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन टूटने की जो कार्रवाई होने की संख्या है वो बहुत कम नजर आती है। क्या मैं चाहता हूं बहुत जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई हो, क्योंकि नहीं अभी आपने देखा होगा रीवा में, सागर में, ये इससे कई जनहानि, बहुत सी अकाल मौत हुई है। और जिस तरह से अभी इसने नगर निगम ने अभी ये एम्पायर टाकीज है उसको गिराया है, ऐसे ही हमें सदर में भी और भी बहुत से हैंगे जो जर्जर मकान है, उनको जरूर गिराया जाए। हमारे साथ में नगर निगम के अतिक्रमण दल के सदस्य भी मौजूद हैं। आप आम जनता भी साथ में है, वो कह रही है कि बहुत जर्जर स्थिति में है मकान, उनको जल्दी से जल्दी गिराना चाहिए। किस तरह से कार्रवाई चल रही है और गति आखिर में धीमी क्यों? गति धीमी नहीं, हमारे पास जिस हिसाब से ऑर्डर आता है उस हिसाब से हम लोग उस पर काम करते हैं, क्योंकि सभी तरह का दबाव रहता है। हमें जनता को भी देखना है कि उनको कोई नुकसान भी ना हो, उस तरफ से हमें काम करना पड़ता है। कहीं कहीं स्थिति ये बन जाती है मकान बहुत ज़्यादा जर्जर है, लोग फिर भी वहाँ पे रह रहे हैं। कुछ चाहते हैं वहाँ पे कि भाई हमारा ना तोड़ा जाए, उनका दूसरे को रहने कोई रास्ते नहीं। लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, राजनीतिक दबाव भी रहते हैं, अधिकारियों का प्रेशर भी रहता है कि ऐसे काम करो कि कहीं भी मतलब कोई नुकसान भी ना हो किसी पब्लिक को। फिर पब्लिक के पास कुछ ऑप्शन भी नहीं, विवाद की स्थिति बनती है हर जगह हम लोगों के साथ। अच्छा, नगर निगम की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है? जिनका मकान तोड़ रहे हैं उन्हें रहने के लिए कोई टेम्परेरी व्यवस्था या परमानेंट अरेंजमेंट? नहीं, अगर मान लीजिए उनका तो उनको कभी कभी ऐसा हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के भवन बनते हैं, अगर उनके पास सब चीज़ों की व्यवस्था है तो कभी कभी उनको वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो उनको प्रॉपर अभी टेम्परेरी उनको तुरंत में रैन बसेरा शिफ्ट किया जाता है उनको। तो ये स्थिति है जबलपुर में कि राजनीतिक दबाव कभी आ जाता है, तो कभी जो लोग उस मकान में रह रहे होते हैं, जर्जर मकान में, वो खुद भी मकान छोड़ना नहीं चाहते। यानी रुकावटें सिर्फ एक तरफ से नहीं है, प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जाता है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जोरदार प्रयास। मैं पवन आपको इस वक्त रोकना चाह रहा हूं। सिद्धार्थ जैन साहब अपर आयुक्त हैं आप, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहला सवाल के जर्जर मकानों को, इमारतों को गिराने की जो एक मुहिम चल रही है फिल वक्त तक, उसमें क्या कुछ अपडेट आप तक पहुंचा है? जैन साहब प्लीज। हम लोग जो भी जर्जर मकान रहते हैं उसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से एक रिपोर्ट लेते हैं, जिसमें उसकी सेफ्टी का हमारे को जो पैरामीटर्स हैं वो सामने आते हैं। उसके बाद हम लोग उसको एज सुन एज पॉसिबल विधिवत नोटिस देकर उसको तोड़ने की कार्रवाई करते हैं। इस तरह हमने इंदौर नगर निगम में मकान आइडेंटिफाई करे थे जो अराउंड, अगर 2 महीने बैक पुराना, 2 या 3 महीने पुराना फिगर आपको बताऊं तो अराउंड 120 थे, जिसमें से आज की स्थिति में हमारे अराउंड 90 मकान बचे हैं। और जो ये 90 भी है, इसमें बहुत सारे मकानों में रिपेयर हो गया है, और जो रिपेयर योग्य नहीं बचे हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई सतत हमारी जारी है। आज भी हमने 3 जर्जर मकान तोड़े हैं हमने, ठीक, बजाज खाना चौक के पास। जैन साहब क्या वैकल्पिक व्यवस्था, क्या ऑप्शनल अरेंजमेंट होता है उनके लिए जिनके मकान को पूरी तरह से डिसमेंटल करने की नौबत आ जाती है? देखिए 2-3 चीजें होती है बेसिकली। अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नंबर है हमारे सामने, वो इन मकानों में किराएदार रहते हैं, मकान मालिक जनरली कम रहते हैं। ठीक। तो क्योंकि किराएदार रहते हैं तो और उनको पहले से हम लोग पूरा टाइम देते हैं कि आप लोग नई जगह देख लें जहाँ पे आप लोग किराया दे के रह सकते हैं, तो हम उनको फर्स्ट ऑप्शन तो देते हैं कि आप लोग अपना विधिवत कहीं और देख लें और वहाँ पे रह लें। और अगर फिर भी उनके पास नहीं होती तो हम मेक शिफ्ट अरेंजमेंट बनाते हैं कुछ अपने रैन बसेरे में या कहीं पर। हम उनको कोशिश करते हैं कि कुछ दिनों तक उनको अरेंजमेंट दे दें, टेम्परेरी अरेंजमेंट, जब तक वो अपना एक परमानेंट सोल्यूशन ना ढूंढ लें। ठीक। जैन साहब एक और बात है, आप तो खैर कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। एक बड़ा सवाल ये कि जब तक ये इनिशिएटिव चलते हैं या कोई बड़ी घटना हो जाती है, सागर, रीवा, ऐसा कोई हादसा होता है, तब तो इस तरह के रिमूवल की कार्रवाई चलती है और इसके बाद ये चली जाती है ठंडे बस्ते में। इससे कैसे निपटा जाएगा? आपकी बात मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारी प्रायोरिटीज होती है गवर्नमेंट की, और ऑब्वियसली जो मैन पावर है और जो टाइम और एनर्जी है लोगों के पास, वो किसी न किसी प्रायोरिटी पे रहती है। जो हो सकता है कोई चीज प्रायोरिटी 1 में आती है, कोई चीज प्रायोरिटी 5 में आती है। समय समय पे अलग अलग चीजों में हमारे को फोकस करना पड़ता है। जैसे बारिश का टाइम है तो हम लोग वेट नहीं कर रहे थे सागर का इंसिडेंट का। आप देखेंगे कि उससे पहले से यहाँ पे शुरू हो गया था इंदौर में। ठीक। काफी सारी चीजें सीजनल प्रायोरिटीज भी होती हैं। जैसे बारिश का टाइम है तो हम उस टाइम नदी नालों की सफाई ज्यादा करेंगे, जर्जर मकान पे ज्यादा दिखेंगे। ठीक। यही चीज अगर जून का महीना होता है या फिर आपका अप्रैल का महीना होता है तो शायद प्रायोरिटी इस चीज पे नहीं किसी और पे होती, प्रायोरिटीज के हिसाब से होता है। बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपर आयुक्त, और 90 के करीब संख्या उन्होंने बताई है, ज्यादातर इनमें से भी रिपेयर हो चुके हैं और बाकी पर ये एक्शन लगातार चल रहा है। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, यही सवाल जैन साहब से हमने कहा कि ऑप्शनल वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो, आप भरी बारिश में मकान तो तोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि रैन बसेरी की व्यवस्था और ज्यादातर में किराएदार। सवाल यह भी है कि जब पूछा गया कि कंटिन्यू कार्रवाई को लेकर, तो उन्होंने कहा कि प्रायोरिटीज होती है सिस्टम की। जी मिथिलेश।
जी बिल्कुल उन्होंने प्रायोरिटीज़ की बात की कि सिस्टम जब जो महीना होता है और जिस वक्त लगता है कि जो कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने एक बात कही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अधिकांश जर्जर जो मकान होते हैं, जर्जर भवन जो होते हैं, उसमें मकान मालिक ज़्यादातर नहीं रहते हैं। बिल्कुल, अगर एक बड़ी लिस्ट देखेंगे, एक बड़ी सूची देखेंगे तो वहाँ पर किराएदार ही रहते हुए नजर आएंगे, जो छोटे मोटे किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बड़े आसानी से किराएदार मिल जाते हैं। और ये वो किराएदार होते हैं जिन्हें लगता है कि बस उन्हें रहने के लिए कहीं एक छत मिल जाए, लेकिन उस खतरनाक भवन में वो रहते हैं। फिलहाल लेकिन जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ब्यास जी हैं, कल इनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो जर्जर भवन घोषित किया गया है, इसके लिए ये वैकल्पिक रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक इंजीनियर वो तलाश रहे हैं और एक बिल्डर तलाश रहे हैं जिनसे बातचीत करके इस पूरी बिल्डिंग को सोसाइटी के लोग ही तोड़वा देंगे और एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। हाँ ठीक है, हमने बोला है कि नई बनाने की तैयारी शुरू कर दी हम लोगों ने क्या, और थोड़ा बहुत जो रिपेयरिंग का है, जब तक ये बारिश हो रही है जब तक तो रिपेयरिंग तो करवा नहीं सकते अभी हम, क्योंकि बारिश में कोई मजदूर नहीं मिलता। कोटेशन हमने ले लिया है, लेकिन हम तो पूरी बिल्डिंग को तोड़ कर नहीं बना रहे हैं पूरी। तो इसमें कुछ आप लोगों को नया मकान मिल जाएगा और जो बनाएंगे वो बिल्डर पे डिपेंड करता है कि बिल्डर क्या देगा हमको, उस पर डिपेंड करता है। बिल्डर को हम ढूंढ रहे हैं, अभी कोई अच्छा बिल्डर मिल जाएगा, ठीक, तुरंत बनाने की तैयारी 2-1 महीने में हम तैयार तैयार कर देंगे। बिल्कुल ठीक। तो देखिए सबकी जी बिल्कुल मिथिलेश, पवन से एक बहुत कम वक्त है। पवन, आपके पास मैं आना चाह रहा हूँ। अधिकारी को भी आपने सुना, लोगों से भी आप चर्चा कर रहे थे और रिमूवल गैंग वाले भी आपके साथ हैं। सवाल राजनीतिक दबाव का भी है, यहां ऐसे करो और वहां ऐसे ना करो। बहुत शॉर्ट में आंसर पवन। बिल्कुल, जबलपुर में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कहीं जर्जर मकान है तो वो बड़ा फुहारा उत्तर मध्य विधानसभा और पूर्व विधानसभा जो है वहां पर इनकी संख्या ज्यादा है। रहवासी इलाके हैं, घने रहवासी इलाके हैं, बस्तियां हैं, मार्केट बना हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या जो आती है कार्रवाई में कि सकरी गलियां हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव इस बात का भी रहता है कि अधिकारी वहां पर जा नहीं सकते, जेसीबी और बड़ी मशीनें वहां तक जाने में उन्हें दिक्कत होती है। दूसरी समस्या लोगों के रहने की, कि जिनका मकान तोड़ेंगे उन्हें रहने की ऐसी व्यवस्था दी जाए कि वो वहां पर आराम से अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, इन सबसे निपटता है मैदानी अमला, जिसके पास ना संसाधन है ना सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ये अपडेट्स पहुंचाने के लिए। आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।